स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं लेजर फिजिक्स और आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो 5 से 7 नंबर तक का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है डी थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ लेजर। लेजर के लिए जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है कि भाई कितनी मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई करे और वो किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, उसका महत्वपूर्ण एक हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और एक कंडीशन कई बार एग्जाम से पूछी जाती है, schawlow-townes कंडीशन भी हम कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही 4 इजी स्टेप में हम इस पूरे आर्टिकल को करने वाले हैं। अगर एक बार आपने इस पूरे लेक्चर को देख लिया तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। जो 4 स्टेप्स होंगे वो कौन से होंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि रिजोनेटर कैविटी में फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों पर निर्भर करती है और कौन सी फ्रीक्वेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई करे ताकि रिजोनेटर कैविटी में रिजोनेंट स्टेशनरी वेव पैदा हो सके। दूसरी जो बात हम करेंगे उसमें हम इंटेंसिटी की बात करेंगे कि वो जो रिजोनेटर कैविटी है उसमें जो मिरर्स होंगे, जो अभी मैं बताने वाला हूं, उस पर इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, कैसे चेंज होती है मिरर्स पर और जो लेजर मीडियम लेंगे उसमें। और जो थर्ड स्टेप हमारा होगा जिसमें हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की भी बात वहां इंट्रोड्यूस करेंगे। और फोर्थ स्टेप में हमारे पास कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये दोनों कंडीशन, थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ लेजर एंड schawlow-townes कंडीशन भी आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। एक रिजोनेटर कैविटी है, इस टेक ए लेजर मीडियम, ये लेजर मीडियम है, देखिए प्यारे बच्चों आप लिखेंगे टेक लेजर मीडियम बिटवीन द 2 मिरर्स M1 एंड M2, दिस इज द ऑप्टिकल रिजोनेटर। इसमें मैंने पहले भी बताया है M1 इज परफेक्टली रिफ्लेक्टर, या आप कह सकते हैं ये 100% रिफ्लेक्टर है। और ये जो M2 है ना प्यारे बच्चों, ये पार्शियली रिफ्लेक्टर है। मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है? ये पार्शियली रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब लेजर मीडियम से जब लाइट इमिट होती है तो वो इन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है ऐसे, और इस तरीके से बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे लाइट इसमें कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। और हम ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों जो हमारे मिरर्स हैं ऑप्टिकल रिजोनेटर के, इनके बीच की जो लेंथ है वो L है। लिखते चले जाते हैं हम कि लेट L इज दी, ये क्या है? लेंथ ऑफ रिजोनेटर कैविटी, और you can say the distance between the 2 mirrors in this optical resonator cavity। और एक और चीज प्यारे बच्चों, ये जो मीडियम है ना, उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम n मान लेते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेजर मीडियम, लेजर मीडियम। इस तरह से प्यारे बच्चों देखिए, मेरे साथ साथ ये चीजें लिखते जाएं, नोट्स जरूर बनाते चले जाएं। ये तो ही इनकी एक्चुअल लेंथ जब यहां कुछ भी ना हो, लेकिन क्योंकि यहां तो मीडियम भरा हुआ है और लाइट को इस मीडियम से होकर के जाना पड़ता है, तो एक्चुअल लेंथ कितनी? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लो आप मार्केट में जा रहे हैं। अगर मार्केट में कोई भीड़ ही ना हो, कोई ना हो, तो आप बहुत जल्दी से वो दूरी तय कर लेंगे। लेकिन अगर भीड़ ज्यादा है
तो वही डिस्टेंस आपको कुछ ज्यादा नजर आएगी, वहां जाम लगा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा वहां समय लग सकता है, यानी कि डिस्टेंस वही है लेकिन जो है दूरी आपको अलग अलग प्रतीत होगी। ठीक वहां यहां पर भी यही है कि एक्चुअल लेंथ तो इन दोनों मिरर्स के बीच में L है, लेकिन यहां पर जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है या कैसा है वो उस पर है, तो जो ऑप्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ड्यू टू दिस लेजर मीडियम, उसी को हम यही कहेंगे, वो ऑप्टिकल डिस्टेंस इन कैविटी। कैविटी के अंदर दो मिरर्स की ऑप्टिकल डिस्टेंस है, उसको मैं लिख देता हूं L डैश एंड इट इज इक्वल टू N इंटू L। मतलब उसमें इस हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी अहम रोल हो जाएगा, वो चीज हमने लिख दी, ये L डैश आ गई। अच्छा, जैसे लाइट जा रही है फिर लाइट आ रही है तो आपस में ये मिल भी रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, तो हमने बताया था कि किस तरीके से जब ये मिलती है तो मैक्सिमाज कब पैदा होते हैं, मिनिमाज कब है, वो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। और वो कंडीशन ये देखिए, मैं और बात कर रहा हूं फॉर रीइंफोर्समेंट, फोर्समेंट, या फिर आप कह सकते हैं मैक्सिमाज के लिए ये यही L डैश कितनी होगी m इंटू लेमडा बाई 2 ये होगी प्यारे बच्चों, जहां m की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 आप जानते हैं ना इस तरीके से, जैसे ये हमारी लाइट है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है लेमडा होती है, लेकिन यहां से देखिए जब ये वापस आती है इस तरह से तो ये क्रस्ट क्रस्ट पे ट्रप ट्रप पे गिरेगा और मैक्सिमा होता है, तो मैक्सिमा की हमारी ये कंडीशन है, यानी कि L डैश जो है जो ऑप्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द टू मिरर्स ऑफ द कैविटी, हमने इन दो तरीके से निकाल दी है। और ये मैं बता दे रहा हूं कि जो m है हमारा, ये m की जो वैल्यू है ये है 1 2 3 एंड सो इस तरीके से है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि m लैम्डा बाई 2 इट इज इक्वल टू N L। ये देखिए जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो जाहिर है राइट साइड भी बराबर होगी, और हमारे पास ये आ गई, यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताइए लैम्डा कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, ये 2 तो इधर चला जाएगा, N L डिवाइडेड बाई m, और m की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं। एक प्यारे बच्चों और आप बता सकते हैं, जैसे c क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में जो यहां से चलती है, और c के बीच में जो रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, c इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है ना, तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और लैम्डा कितना आ जाएगा c बाई म्यू। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस इक्वेशन, तो ये कितना हो जाएगा c बाई म्यू एंड इट इज इक्वल टू 2nl बाई m। लेकिन हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप, पहला पड़ाव जो इस आर्टिकल का वो फ्रीक्वेंसी ही है, तो वही चीज हम यहां से निकाल देते हैं, यानी कि म्यू इज इक्वल टू, ये देखिए इसको मैं लेके जा रहा हूं लेफ्ट साइड में और बाकी सब चीजों को इधर लेके आ रहा हूं, तो m है ये m राइट साइड में जाएगा, c यहां पर है और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, और 2nl। ये जो कंडीशन आ गई है ना प्यारे बच्चों, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन थी, जो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो कंडीशन हम निकालेंगे वो फ्रीक्वेंसी है। When this frequency condition is satisfied, then the resonant stationary waves produced in the cavity, ये वाली कंडीशन जो इक्वेशन 1 दे रही है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि आप यहां लिख भी देंगे, when this frequency condition is satisfied, then resonate produced in cavity। ये देखिए कई बार यहां तक का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फाइंड दिस कंडीशन, कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस द रिजोनेंट वेव्स, स्टेशनरी वेव्स इन द रिजोनेंट कैविटी। तो फिर आप यहां तक करेंगे, एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, आपके सामने डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेजर मीडियम, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स ऑफ द कैविटी, एंड ये फैक्टर्स आप दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा
पहला स्टेप पूरा हो गया है। और प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड स्टेप के लिए हम बात करेंगे इंटेंसिटी की, कि इसमें इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर यहां कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, तो इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस तरह के तमाम अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पूरी फिजिक्स के सभी क्लासेस के आपको इन दोनों चैनल्स पर मिलने वाले हैं। साथ में मोटिवेशनल और एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी जो लाइट यहां लेजर मीडियम से पैदा हो रही है वो कैसे वेरी करती है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये मिरर्स हैं, इनसे टकराती है तो इन पर रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस वगैरह होता है, उसकी बात देखेंगे। और फिर मीडियम से ट्रेवल करने पर, मीडियम से पास होने पर इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है वो। तो चलिए मैं ये मान लेता हूं कि लाइट आई, इस मिरर से वो रिफ्लेक्ट हुई, यही मैं बात यहां लिख रहा हूं कि लेट अस सपोज दैट आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन मिरर, किसी एक मिरर के ऊपर वो इंसिडेंट हुई। और आर क्या है? आर हम ये मान लेते हैं उस मिरर का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट रिफ्लेक्ट फ्रॉम दैट मिरर। ये क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों, ये देखिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आई आर, हम ये मान लें कि आई आर जो है ना, जैसे जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसकी इंटेंसिटी डिवाइड बाई जो लाइट इंसिडेंट हुई, इन दोनों का रेशियो होता है ना, वो कहता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ द लाइट दैट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द दैट मिरर यू कैन से, वो है आई आर। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड। तो डेफिनेशन के मुताबिक आर किसके बराबर होता है? आई आर बटा आई। और यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारी आई आर होगी दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू आई। यही हुआ ना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? आई आर डिवाइडेड बाई आई। अब प्यारे बच्चों, यहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये जो आर है ना, ये जो हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, इसके लिए तो आर की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी, जो हम आइडियल कंडीशन मान रहे हैं। आर की वैल्यू इस पार्शियल रिफ्लेक्टर जो हमारा मिरर है उसके लिए आर की वैल्यू 1 से कम रहती है, क्योंकि ये कुछ हिस्सा ही रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए मैं यहां बात कर रहा हूं कि फॉर पार्शियल, हम 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर की बात नहीं कर रहे, हम इस मिरर की बात कर रहे हैं फॉर पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर। हम इस मिरर की जब बात करें तो आर की वैल्यू 1 से कम होती है। तो फिर यहां से हमें देखने से पता चलता है आई आर इज लेस देन आई। ये यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट जो इस पर गिर रही है उससे कम है। तो फिर वो बाकी की इंटेंसिटी कहां चली जा रही है? वो यहां पर लेजर लाइट के रूप में पैदा हो रही है। ये देखिए, मैं बात करूंगा इसकी, ये लेजर लाइट हमारी, यानी कि यूजफुल लेजर लाइट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम दी पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। यानी कि वही बात मैं लिख रहा हूं यहां पर, यूजफुल लेजर light emitted from partial reflecting mirror। ये बात है। ये तो ही प्यारे बच्चों सिर्फ इस मिरर्स की बात कर रहे थे, लेकिन एक और चीज भी तो है। इन दोनों मिरर्स के बीच में लेजर मीडियम भी है और लाइट को इस लेजर मीडियम से होके गुजरना पड़ रहा है। लेजर मीडियम से गुजरने के बाद, पास होने के बाद लेजर लाइट की इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है वो चीज मैं लिख लेता हूं। यानी कि द इंटेंसिटी
of light on passing through laser medium in distance। मान लो वो जेड डिस्टेंसेस में से लेजर मीडियम से लाइट पास हुई है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, आई म्यू जेड इज इक्वल टू आई म्यू ओ, और यहां से e की पावर माइनस के म्यू जेड। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, बहुत ही सोचने की बात है प्यारे बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। यहां पर ये जो आई म्यू ओ है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और ये क्या है, के म्यू जो आप देख रहे हैं ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, जिसको मैं पहले इसका एक्सप्रेशन ड्राइव भी कर चुका हूं। अब थोड़ी सी नजर इस फार्मूले पर डालें कि अगर के म्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर ये माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब इंटेंसिटी इसमें डिक्रीज होगी। जैसे जैसे लाइट जो है इस लेजर मीडियम से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आती चली जाएगी, और कम आएगी तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। जो हम चाहते थे कि लाइट पैदा हो वो नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पॉजिटिव तो है तो कोई लेजर लाइट यहां पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि यहां एटेन्यूएशन हो जाएगा, यहां लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए लेजर लाइट पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। हाँ, अगर के म्यू की वैल्यू पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है, यानी कि यही चीज मैं आप यहां लिख रहा हूं, इफ ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम नेगेटिव लेते हैं, यहां से देखने की बात है कि अगर ये पॉजिटिव होगा जब तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, फिर हमारी जो इंटेंसिटी है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। हम ये कहेंगे वहां पर एम्प्लीफिकेशन होगा। देन वही बात मैं लिख रहा हूं, देन इंटेंसिटी विल इंक्रीज, बढ़ेगी ना, वही तो हम चाहते थे। देर अगर एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ोतरी होगी। अगर ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होगी, वही हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी इसमें बढ़े। जैसे जैसे लाइट इस लेजर मीडियम से पास होती है तो इंटेंसिटी में इंक्रीज हो रहा है, और फिर वो यहाँ पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर से लेजर लाइट के रूप में पैदा होगी। तो ये हो गई। जब ये इसको हम लेते हैं तो एक काम करते हैं, हम ये जो माइनस के म्यू है ये इन दो इसको अल्फा ले देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। और आप ये जानते ही हैं एक पैसेज में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, L, तो आप लिखेंगे फॉर, यही रिलेशन इन कंडीशन के साथ ये रखने के बाद क्या बन जाएगी, फॉर रिजोनेटर कैविटी ऑफ लेंथ, जो लेंथ है वो L है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखो इसको हम लिखेंगे म्यू L। अब मैंने जो Z है उसके स्थान पर L लिख दिया है, क्योंकि इन दोनों मिरर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो L ही है, वही मैंने लिख दिया है। एंड इट इज इक्वल टू आई म्यू ओ, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और e की पावर ये जो माइनस के इसकी जगह हम लिख रहे हैं, आपको पहले ही बता दें मैंने अल्फा रख दिया है और z के स्थान पर हमने क्या रख दिया, L रख दिया है। और ये हमारे पास एक और इक्वेशन नंबर 3। ये तो हुई एम्प्लीफिकेशन की बात कि जब लाइट इस लेजर मीडियम से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी इतनी हो जाती है, यानी बढ़ रही है। लेकिन बढ़ने के साथ साथ आपने देखा था कि वो घट भी रही है, इनमें रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट में डिक्रीज भी हो रहा है। तो एक बार इस मीडियम से पास होने पर लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीज कितना होगा, हमें उसे भी तो कंसीडर करना पड़ेगा भाई, वो खत्म थोड़ी ना हो रही है। और हम ये भी मान ले कि रिफ्लेक्शन की वजह से सिर्फ एक लॉस हो रहा है, यानी कि इफ रिफ्लेक्शन लॉस is taken the only loss, then after one passage, एक बार इस मीडियम से पास होने पर आफ्टर वन पैसेज
इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? ये वाली रिलेशन ही तो दे रही है, ये हो जाएगी म्यू एल। प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए, समझिए, लिखते हुए जाइए, फिर देखिए लेक्चर के एंड पर आपका ये महत्वपूर्ण आर्टिकल तैयार हो चुका होगा। आई जीरो ई की पावर अल्फा एल माइनस गामा, क्योंकि तो कमी आ रही है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गई। देख लीजिए। आप कहिए सर ये गामा क्या क्यों इंट्रोड्यूस करती है? ये इसी की वजह से कि जो लॉस है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से, जो मिरर पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उनकी वजह से जो लॉस हो रहा है, ये वो है। ये एक तरह की पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी है विच गिव द एक्सटेंट ऑफ द लॉस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑन दिस मिरर, ये गामा। और मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ये देखिए प्यारे बच्चों आप, ये जो गामा है ये क्या है? इट इज द पॉजिटिव क्वांटिटी which gives the extent of the loss due to reflection। और इसको ये जो फार्मूला है उसको वो H3 से आप लिखेंगे, log E R1 R2। ये है इसका एक्सप्रेशन, आप देख भी रहे हैं माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। और ये जो R1 R2 है ना, ये इन मिरर्स के जो हमारी इस रीजोनेटर कैविटी में है इनके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हैं। मैं लिख देता हूं R1 एंड R2 are the reflection coefficient of mirror in cavity। ये बात आपने, यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से लॉस हो रहा है और ये फैक्टर हमारा इंटेंसिटी में इंक्रीज यानी एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहा है, ये लॉस की बात कर रहा है। अब इनमें दोनों में कंपटीशन, एक बढ़ा रहा है इंटेंसिटी को, एक घटा रहा है। अब आप जरा सोच के बताइए कि हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो इसमें, जैसे जैसे पास हो, बैक एंड फोर्थ लाइट जब पास हो इस मीडियम से तो इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होती रहे, ताकि वो एक समय आने पर लेजर लाइट के रूप में पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर से पैदा हो सके लेजर के रूप में। तो अब इसमें देख सकते हैं आप एक सिंपल सी बात है, अगर आप देखें कि ये वाला फैक्टर या ये वाला फैक्टर, ये एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, ये लॉस कर रहा है। लॉस हो रहा है तो हो, लेकिन उसकी भरपाई हमारी इस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस से हो जानी चाहिए, तभी यहां पर लेजर लाइट पैदा होगी। यानी एम्प्लीफिकेशन जो है वो डोमिनेट करना चाहिए लॉस की बजाय। जो बात समझ में आ रही होगी ना, मैं जो बात कह रहा हूं वही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस लॉस ड्यू टू रिफ्लेक्शन मस्ट कंपेंसेट बाय द एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। वही बात यहां लिख रहा हूं, यानी कि द लॉस ऑफ द, लिख देता हूं मैं एक लाइन यहां पर, द लॉस मस्ट कंपेंसेट बाय द एम्प्लीफिकेशन। ऐसा है तो फिर ये जो राशि है e की पावर, ये 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ये वाला 1 से ज्यादा, क्योंकि 1 से नीचे होगा तो फिर ये डिक्रीज हो जाएगी ना। e की पावर अगर 1 से कम होगी तो 1 से ज्यादा ही होनी चाहिए, ये वाली बात, ये इसी की मैं बात करूंगा। इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। e की पावर अल्फा एल माइनस गामा, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी और एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस जो है हमारा वो डोमिनेट कर पाएगा। अगर ये तो अच्छा 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, ये देखिए अल्फा एल माइनस गामा इज ग्रेटर देन e की पावर 0, क्योंकि e की पावर 0 जो है ये 1 के बराबर होती है। इसका सीधा मतलब ये निकला कि ये जो है अल्फा एल माइनस गामा इट शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो अगर हम इन दोनों का बेस तो E है ही, तो इनकी पावर्स को यहां देख सकते हैं। यहां से एक बात पता चल रही है कि अल्फा एल मस्ट बी ग्रेटर देन गामा, और यहां से ये इससे ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि अल्फा एल मस्ट बी ग्रेटर देन गामा। हो ही रहा है ना,
कि भाई जो हमारा एम्प्लीफिकेशन वाला पार्ट है वो हमारे एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट से ज्यादा ही होना चाहिए, तो ही लेजर होगा। ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा हो अच्छा है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए कि जिससे नीचे तो फिर लेजर लाइट पैदा ही नहीं होगी, वो है कि कम से कम इसके बराबर तो हो, यानी कि फॉर थ्रेशोल्ड कंडीशन। हम तो थ्रेशोल्ड कंडीशन निकालना चाहते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि मिनिमम, कि अगर इससे नीचे कोई चीज कर दोगे तो वो प्रोसेस होगा ही नहीं, वो एक क्रिटिकल कंडीशन आ गई है भाई, वो यानी कि फॉर थ्रेशोल्ड कंडीशन, ये है मेन चीज। यहीं से हम अपनी, क्यों, मुझे लक्ष्य को पता है कि हमें पहुंचना कहां है। इसके लिए क्या होगा, अल्फा एल भाई ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो होनी चाहिए बट कम से कम ये इसके बराबर तो हो, और यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि गामा डिवाइडेड बाई एल यहां पे। और प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक बात बताई है यहां पर कि जो माइनस के म्यू था वो हमने अल्फा के स्थान पर रखा था। इसका मतलब ये है कि जहां अल्फा है वहां पर हम माइनस के म्यू ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा गामा बाई एल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ये है, और इसे हम पहले डिराइव कर चुके हैं। अब उसे हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू को यहां रखेंगे। तो इसमें से के म्यू की वैल्यू यहां पर हमें रखनी है इस थ्रेशोल्ड कंडीशन को निकालने के लिए। तो इसमें से माइनस के म्यू की वैल्यू पहले ही निकाल लेते। देखो ये कितनी होगी, के म्यू ये कितनी होगी जरा देखना। यहां मैं माइनस लगा रहा हूं तो माइनस यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या लिख रहा हूं, एन लिखते जाना मेरे साथ, पाई स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए टू वन डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट स्क्वायर। अच्छा, ये G2 माइनस G1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक माइनस भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा N2। N2 तो आ ही गया। जब G2 बाई G1 इससे मल्टीप्लाई, G2 से G2 कैंसिल हो जाएगा, G1 से G1, और ये माइनस था ये प्लस हो गया, इसको हमने पहले ले लिया, और इसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस G2 बाई G1 N1, ये देखिए, और G ओमेगा ओमेगा नोट, ये आ गया। देखिए ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है, और ये वैल्यू अब हम हमारी इस थ्रेशोल्ड कंडीशन में रख देते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, यानी n, ये देखिए माइनस के म्यू के स्थान पर मैं ये लिख रहा हूं, यानी कि n पाई स्क्वायर सी स्क्वायर A21 डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू N2 माइनस G2 बाई G1 N1 और G ओमेगा ओमेगा नोट। ये देखिए ये चीज मैंने इसके स्थान पर, एंड इट इज इक्वल टू गामा एल। ये देखिए अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि हमारा ये जो पार्ट है ना, सिर्फ ये इसको मैं इधर रख लेता हूं, N2 माइनस G2 बाई G1 N1, इसको तो रख लिया मैंने लेफ्ट साइड में, और बाकी सभी चीजों को राइट साइड में लेके जा रहा हूं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू, यहां गामा है ही, यहां भी आप देख रहे हैं गामा है, ओमेगा नोट स्क्वायर जो था ये इधर नीचे था, यहां ऊपर चला गया है, गामा यहां पहले से ही है, और बाकी तमाम जो चीजें हैं जैसे आप देख रहे हैं एन पाई स्क्वायर सी स्क्वायर A21 और जी ओमेगा ओमेगा नोट, ये सारी चीजें सिर्फ इस एक टर्म को हमने लेफ्ट साइड में रखा है, बाकी सभी चीजों को हमने राइट साइड में हम लेके चले गए हैं। अच्छा, तो क्या है, ये स्टेटिस्टिकल वेट्स हैं फॉर डीजनरेसी की वजह से, और अगर फॉर नॉन डीजनरेसी हम बात करें, ये देखिए फॉर नॉन डीजनरेसी, यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों आप, ये G1 इज इक्वल टू G2, ये दोनों बराबर होते हैं, तो फिर हमारा ये रिलेशन क्या बन जाएगा, देखिए N2 माइनस N1, ये हो गया है, यहां तो यही रहेगा क्योंकि दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल ही हो जाएगा।
एंड इट इज इक्वल टू गामा ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू 1 और जी ओमेगा ओमेगा नॉट। ये देखिए गामा बाई एल, गामा तो हमने लिख दिया, एल भी तो है ना यहाँ पे, तो वो भी लिख दीजिए इनटू एल। देखो ये जो कंडीशन आ गई ना प्यारे बच्चों यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसी के लिए हम इतनी देर से लगे हुए हैं। और ये कंडीशन क्या कर रही है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वही कहते हैं जो हम लेके चले थे थ्रेशोल्ड कंडीशन। मतलब ये है कि फॉर नेसेसरी ऑसिलेशंस के लिए, या टू प्रोड्यूस द ऑसिलेशन या टू प्रोड्यूस द लेजर, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाई करनी चाहिए और इसे ही कहते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर नेसेसरी ऑसिलेशन या थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर द लेजर एक्शन। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। इक्वेशन 5 गिव्स द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। यही बात मैं कह रहा हूं, इक्वेशन 5 गिव्स थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। अब ये है कि आप देख रहे हैं कुछ तो अलग पैरामीटर्स हैं यहां पर, लेकिन जो चीज आप चेंज कर सकते हो वो दो चीजें हैं, एक तो ये गामा है और एक ये एल है। एल क्या है, इन दोनों जो हमारे मिरर्स हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर के, इनके बीच की डिस्टेंस है, इसे तो हम चेंज कर ही सकते हैं। और एक है ये गामा। ये गामा क्या है, ये इन मिरर्स के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स पर डिपेंड करता है। इन दोनों की सिचुएशन को एडजस्ट करके हम जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं और नेसेसरी ऑसिलेशंस पैदा कर सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनको लिख भी देता हूं। वन हैज टू एडजस्ट दी, भाई और कोई चीज नहीं, एल एंड गामा फॉर ऑसिलेशंस। और ये ऑसिलेशंस के लिए प्यारे बच्चों गामा और एल को हमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है, नेसेसरी ऑसिलेशंस जनरेट करने के लिए, या यूं कहिए कि लेजर एक्शन के लिए। अब हमें ये हो गया कि फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन, कि भाई ये हमारी लेजर लाइट लगातार पैदा होती रहे, ये ऑसिलेशन कंटिन्यूअस रहे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। या तो ये इसके बराबर हो या फिर इससे ज्यादा हो। आप लिख सकते हैं यहां पर कि फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस क्या होना चाहिए, दिस कंडीशन मस्ट बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, और थ्रेशोल्ड कंडीशन बाय मिनिमम क्या है, इसके बराबर तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी थ्रेशोल्ड कंडीशन। और अब हम बढ़ते हैं हमारे schawlow-townes कंडीशन की तरफ, जो इसी फॉर्मूले से निकलेगी। यानी कि इसका ही हमारा जो अगला पड़ाव है, जो अगला स्टेप होगा, वो इस कंडीशन को निकालेंगे बहुत ही आसानी से। सिर्फ चंद स्टेप्स और हैं और हम पहुंच जाएंगे हमारी schawlow-townes कंडीशन की तरफ। इस लेजर के अंदर आगे पीछे इस कैविटी में पैदा हो रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कि पी नोट क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ इन लेजर। ये फोटोन्स आफ्टर एम पैसेज, मतलब एम बार इधर से उधर जाने पर कितने फोटोन रह जाएंगे, वो ये है P इक्वल टू P नोट इंटू ई की पावर माइनस गामा एम। प्यारे बच्चों इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं, मान लो हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, ठीक है। एम पास अगर हम ये ले लें, यहां पर एक सोचने की बात है कि एक पैसेज में जो टाइम ले रहा है एक फोटोन, वो ये है टी एल। ये क्या है, टाइम टेकन by a photon in one passage। एक बार एक पैसेज में इतना टाइम ले रहा है, तो फिर m पैसेज में अगर वो m बार चक्कर काटेगा तो कितना टाइम लेगा। सो
टाइम टेकन इन एम पेसेस एम बार, तो सीधी सी बात है वो टाइम कितना हो जाएगा हमारा t इज इक्वल टू एम इंटू टी एल। भाई एक बार में इतना तो एम बार में कितना हुआ, सीधी सी बात है ना, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं यहां पर। यहां से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए m हमारे पास हो जाएगा t बाई टी एल, और इस m के स्थान पर अगर हम ये रख दें t बाई टी एल, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, पुट दिस वैल्यू t बाई टी एल, ये देखिए। और कि धीरे धीरे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं ये कम हो रहे हैं, नेगेटिव साइन यही कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीजेज, और धीरे धीरे कम होते होते किसी स्टेज के पर किसी टाइम के बाद वो 1/e टाइम्स रह जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स के, और उसे ही हम एवरेज लाइफ कहते हैं। यानी कि जो एवरेज लाइफ होती है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए फोटोन is the time in which the number of photons in this cavity reduced to 1/e times the maximum number of photons, कि p इतना हो जाएगा, उस समय वो जो टाइम होगा वही हमारा कहलाएगा एवरेज लाइफ। फिर सुन लीजिए, एवरेज लाइफ ऑफ फोटोन इज द टाइम इन विच द नंबर ऑफ फोटोन्स इन कैविटी रिड्यूस्ड टू 1/e टाइम्स द ओरिजिनल नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ द फोटोन्स। तो ये चीज अगर मैं यहां रख दूं, इस p की वैल्यू यहां से सोचने की प्यारे बच्चों, यहां पर मैं रख रहा हूं p नोट बाई e, रख दिया ना, मैं यही कर रहा हूं। तो ये जो p नोट से p नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वेशन हमारी लिखी जाएगी e की पावर -1 होगी ना, देखो यहाँ पे 1/e है तो e, और यहां पर हम लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस गामा, और t के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, tp जो हमारी एवरेज लाइफ है, और टॉ एल, टॉ बोलते हैं इसको l। अब क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर्स भी इक्वेट ही होंगी, इसलिए हम लिखेंगे गामा टेपी बाई टॉ एल इन इट इज इक्वल टू 1। ये देखिए प्यारे बच्चों, और यहां से हम अपनी गामा की वैल्यू निकालना चाहेंगे, और ये हो जाएगा टॉ एल बाई टॉ पी। आप देख ही रहे हैं गामा इक्वल टू टॉ एल बाई टॉ पी, ये चीज आ गई है। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे और देखो, ये टाइम क्या होता है, टीएल को निकालना चाहते हैं तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक जाने में, जो ऑप्टिकल डिस्टेंस हम उसी की बात कर लेते हैं एल डैश, और वेलोसिटी कितनी है सी, यही तो होता है। यहां से यहां तक जाने में हमने आपको क्या बताया था, टाइम कितना है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, यही तो होती ना, क्योंकि तो फिर यहां से जो टी एल है वहां पर एल डैश बाई सी भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो के स्थान पर ये देखिए जो टाउ एल है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एल डैश बाई सी इंटू, सी तो है यहां पे देखो, एल डैश वहां है, और टी पी यहां पर, टाउ पी यहां पहले से है। क्या किया मैंने, सिर्फ टी एल जो टाउ एल है उसके स्थान पर एल डैश बटा सी रख दिया है। अब ये जो गामा की वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, ये इस गामा की वैल्यू को हम यहां रख देते हैं, ये ही तो है हमारी थ्रेशोल्ड कंडीशन। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ गामा इन दिस इक्वेशन 5, जो हम पहले से ही निकाल चुके हैं, चल रहे हैं, तो वो ये। अगर आपसे डायरेक्ट schawlow-townes कंडीशन को ड्राइव करें, कम नंबर है तो इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर यही कंडीशन 7 नंबर में पूछते हैं तो प्यारे बच्चों आपको पूरा शुरू से आखिर तक का ड्राइव करते हुए यहां पहुंचना है, स्क्रीनशॉट लेते हुए, और उसके बाद ये गामा की वैल्यू हम यहां रखने वाले हैं। n2 माइनस n1 इट इज इक्वल टू, देखिए प्यारे बच्चों यहां गामा की वैल्यू ये रख रहे हैं हम, एल डैश रख दिया है, ओमेगा नॉट स्क्वायर वो भी लिख दिया है, डिवाइडेड बाई यहां सी है वो भी लिख देते हैं, पहले ही भूल जाएंगे बाद में, और टॉ पी ये जो है ये भी लिख देते हैं, ये तो है ही यहाँ पे, और ये सारी चीजें भी हमें लिखनी पड़ेंगी जितने भी बच रहे हैं, पाई स्क्वायर, सी स्क्वायर, A21 जी ओमेगा, ओमेगा नॉट, ये देखिए कुछ नहीं किया हमने,
ये जो गामा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी उसको हमने यहां पर रख दिया है L'/c टी टॉप, ये तो गामा, और बाकी सारी चीजें ओमेगा नॉट स्क्वायर है और पाई स्क्वायर, और ये L भी है यहाँ पे, ये देखिए ये L, इसको भी लिख देते हैं L, N भी लिखना होगा यहाँ पे, ये देखिए N। कुछ नहीं किया, देखो प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, इस गामा के स्थान पर तो L'/c टॉप ये रख दिया है, और ओमेगा नॉट स्क्वायर है ही, बाकी सारी चीजें जैसे L, N, पाई स्क्वायर, C स्क्वायर, A21, G, ओमेगा नॉट, ये सारी चीजें हमने इसमें रख दी है। अब हम यहां पर एक काम करते हैं कि हमारा ये जो कोफिशिएंट, आइंस्टाइन कोफिशिएंट स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए, इसके स्थान पर हम ये ले लेते हैं तो 21, ये रख देते हैं इसके स्थान पर तो, और ये जो आप फैक्टर देख रहे हो G, इसके स्थान पर हम लिख देते हैं ओमेगा नोट के स्थान पर हम लिख लेते हैं 2/पाई और डेल्टा ओमेगा। बस ये दो चीजें आप इसमें रख दीजिए। वैसे हम अपने रिजल्ट के नजदीक पहुंच चुके हैं। N2 माइनस N1 इट इज इक्वल टू, ये देखिए, अरे एक और बार प्यारे बच्चों में बता दूं, ये गैस लेजर है, उनकी अलग बात है। अगर हम सॉलिड स्टेट गैस लेजर की बात करें, सॉरी सॉलिड स्टेट लेजर की बात करें, तो ये जो L' है ना, ये L के बराबर होता है। तो यहां पर जो देखिए क्या करेंगे, L' L के बराबर कर देंगे सॉलिड स्टेट लेजर के लिए, तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, फिर तो ये दोनों कट ही जाएंगे। ये कट गई है, कोई बात नहीं, जो बचता है वो लिख देते हैं। देखिए ऊपर क्या बच रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर बच गया है, और नीचे क्या बच रहा है, देखिए N बच रहा है एक, तो एक हमारे पास ये C बचा हुआ है, एक ये टॉप P बचा हुआ है, एक ये पाई स्क्वायर बचा हुआ है, C स्क्वायर भी बच रहा है, और A21 के स्थान पर हम ये ऊपर चला जाएगा फिर बचा 21, ये देखिए, क्योंकि ये यहां पर रखेंगे ना वो, और इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये नीचे तो 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा पाई डेल्टा ओमेगा नॉट, और यहां से एक पाई से ये पाई भी प्यारे बच्चों यहां कैंसिल हो जाएगी। बस ये जो रिजल्ट बच रहा है ना, जो बच गए हैं उनको लिख देते हैं, वही होगी हमारी schawlow-townes कंडीशन। तो चलिए मैं एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। N2 माइनस N1 इट इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये लिख रहे हैं हम लोग, ओमेगा नॉट स्क्वायर 21 डेल्टा ओमेगा नॉट, ये देखिए ये हमने लिख दिया। अब नीचे जो बच रहा है, N बच रहा हुआ है, N C टॉप P पाई C स्क्वायर N2, और ये है एक और महत्वपूर्ण कंडीशन, इसको आप इक्वेशन 7 कह सकते हैं। दिस कंडीशन कहिए, दिस इक्वेशन कहिए, दिस रिलेशन कहिए, यही है schawlow-townes कंडीशन, यानी कि इक्वेशन 7 gives Townes कंडीशन। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, थोड़ा सा ज्यादा भी टाइम होगा भाई, ज्यादा नंबर का आर्टिकल भी तो है, लेकिन ये समझ में आपके जरूर आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है और आपको लगता है कि आप पेपर में बहुत अच्छा लिख के आ पाएंगे आज के इस लेक्चर की वजह से, तो अब आपको ये जरूर करना है कि नीचे जो दो एक बटन दिया हुआ है जिसको हम सब्सक्राइब कहते हैं, उसे आप प्रेस कर दीजिए। दोनों चैनल से हैं हमारे, जिसमें आपको तमाम फिजिक्स मिलने वाली है, आपको मोटिवेशन मिलने वाला है, और आपको एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और आप तो बस इतना करना है कि ये अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर कर दीजिए दूसरे आपके जो साथी हैं उनके पास। और दूसरी बात ये है कि आप हमें भी कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है बाकी के जो और लेक्चर देने के लिए, आपको समझाने के लिए।
तो इतना तो आप जरूर कर दें। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने पेरेंट्स और अपनी टीचर्स का कहना मानते हुए। और मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।